नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनसीईआरटी की बुक पॉलिटी सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। पॉलिटी सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो 6 क्लास की पॉलिटी है दोस्तों। तो उसमें हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे और इस 4th चैप्टर में हम देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य तत्व। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार के बारे में आपने उसका एक सूक्ष्म परिचय देख लिया है। आज हम लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसके मुख्य तत्व क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलो, जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी की बुक लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। महत्वपूर्ण कंटेंट जो होते हैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ, अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ आपको। और जो एनसीईआरटी बुक की जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ दोस्तों, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सी टेट या स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य वनडे एग्जामों में भी आपकी हेल्प करेगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की बुक 6 क्लास पॉलिटी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता है, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, ये भारत की ही समस्या नहीं थी बल्कि साथ साथ में अन्य देशों में भी ऐसी समस्या रही होंगी। लोकतांत्रिक सरकारें वहाँ पर भी नहीं रही होंगी और वहाँ के लोगों की भी मांग रही होगी। तो जैसा इसमें कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के माया की कहानी पढ़ते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर भारत है। ये वर्ल्ड मैप है दोस्तों। वर्ल्ड मैप में आपको सिर्फ और सिर्फ इस मैप में 2 देशों के नाम दिखाई दे रहे हैं, एक भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो ये एशिया महाद्वीप में भारत का नाम दिख रहा है दोस्तों, और अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका देश का नाम आपको दिख रहा है। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कहा गया कि माया की कहानी के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले चलो देखते हैं माया की कहानी क्या है, माया के बारे में क्या चीज़ यहाँ पे बताया गया है। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी गोरे लोग, अश्वेत यानी काले लोग, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। तो इन सभी रंग रूप के लोग वहाँ पर रहते हैं। जोहान्सबर्ग वहाँ का एक शहर है दोस्तों। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपने माँ की मदद कर रही थी। उसने एक रजिस्टर, स्क्रैप बुक, उसे कहाँ से मिला दोस्तों? उस बक्से से मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की पुरानी बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। जिसकी फ़ोटो दोस्तों उस बक्से में मिलती है उस माया नाम की बच्ची की, उसका नाम होता है हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों, यानी कि हेक्टर पीटरसन जो था उसको पुलिस ने गोली क्यों मार दी थी और क्या कारण था जो हेक्टर पीटरसन को गोली मार दिया गया था। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये माया की माँ है और ये माया है। माया इस बक्से की सफाई करते समय उसे वो फ़ोटो मिली थी और यहाँ पर वो अपनी माँ के साथ कुछ चर्चाएं कर रही हैं। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून में शामिल था। यानी कि जैसा कि आप जानते हो, भारत में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी जब अंग्रेज़ यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन ये भारत में ही नहीं हुआ करता था। ये अन्य देशों में भी ऐसे ही दिक्कतों का सामना अन्य देशों के लोग भी किया करते थे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे माया की माँ कह रही है कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून में शामिल था। रंग भेद का मतलब त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो वहाँ पर भी रंग के आधार पर यानी कि श्वेत एवं काले में भेदभाव किया जाता रहा होगा दक्षिण अफ्रीका में भी। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इस आधार पर अलग अलग समूहों में बटी थी
वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जो दक्षिण अफ्रीका का कानून था, वहाँ पे जो गोरे लोग होते थे और काले लोग होते थे एवं भारतीय जो होते थे, इसके अलावा अन्य जो प्रजातियाँ पाई जाती थी, वो अपने ही जातियों के साथ, अपने ही धर्मों के साथ, अगर वो श्वेत हैं तो श्वेत के साथ अश्वेत हैं, यानी काले हैं तो काले के साथ, भारतीय हैं तो भारतीय के साथ ही संबंध बना सकते हैं, अन्य किसी दूसरे के साथ संबंध नहीं बना सकते थे। ऐसा करने की वहाँ इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था उसको, यानी माया नाम की लड़की जो थी, यह सब सुनकर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। रंग भेदभाव कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बहुत गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल भी अलग हुआ करते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। तो आप देख रहे हो दोस्तों, कितना भेदभाव किया जा रहा है। उनके लिए अस्पताल अलग है, उनके लिए गाड़ियां अलग है, वो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी, वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, यानी उसमें वो सभी सुविधाएं होती थीं जो उनके लिए होनी चाहिए। जबकि अश्वेत यानी काले लोगों के लिए जो गाड़ियां होती थी, उसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी किस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है कि जो श्वेत लोग हैं उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं और जो अश्वेत यानी काले लोग हैं उनको सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थीं, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग हुआ करते थे। देख रहे हो दोस्तों, बस गाड़ी तो अलग है ही, बस स्टैंड भी अलग हुआ करते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी, तो ये लोग दोस्तों वोट भी नहीं दे पा रहे हैं। जो काले लोग होते थे वो अपने मताधिकार का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है एवं भेदभाव किया जाता था। देख रहे हो आप किस तरीके से जो है वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जैसे शहर में भेदभाव किया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ पर लोग एक दूसरे को परेशान किया जाता था दोस्तों, और कितना भेदभाव किया जा रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। जो दक्षिण अफ्रीका का शहर है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक सोवेटो शहर है, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग रहा करते थे। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काले ही लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था दोस्तों। तो हेक्टर पीटरसन वहीं का रहने वाला था, सोवेटो शहर का, जहाँ पर सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर पीटरसन जो है स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जिस जगह पर हेक्टर पीटरसन रहा करता था वहीं पर कुछ श्वेत लोग भी रहते थे और वो दोस्तों अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। तो अफ्रीकन भाषा जब ये बोलते थे तो हेक्टर पीटरसन और अन्य जो स्कूली छात्र थे उन पर जो है अफ्रीकन्स भाषा बोलने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था और उनके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा था, जबकि ऐसा हेक्टर पीटरसन नहीं चाह रहा होगा, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहता था। तो हेक्टर पीटरसन की जो भाषा थी दोस्तों जुलू थी और वो जुलू ही सीखना चाहता था। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध भी करने लगा, क्योंकि उसे अपनी भाषा सीखनी थी और अफ्रीकन्स जो थे इसका विरोध कर रहे थे और ज़बरदस्ती कर रहे थे कि आपको ये सीखना चाहिए।
और सीखना ही पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। तो आप देख रहे हो, पहले पुलिस ने पीटा जो विरोध कर रहे थे, जो कह रहे थे मुझे अपनी भाषा सीखनी चाहिए, तो उन्हें अपनी भाषा भी सीखने की इजाज़त नहीं मिलती थी वहाँ पर, और उन्हें उन पर गोलियां भी चलाई। इनमें से एक गोली हेक्टर पीटरसन को लगी और वह मारा गया। और यह 16 जून 1976 की घटना है, जब हेक्टर पीटरसन को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। तो आप देख रहे हो कितनी बेरहमी से इनके साथ लोग पेश आते थे और कितना परेशान किया जाता था उस समय। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेदभाव के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। तो आप इनके बारे में जानते होंगे। जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने रंग भेदभाव के खिलाफ एक लंबा संघर्ष चलाया, लंबा आंदोलन चलाया कि रंग भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीकी एक लोकतांत्रिक देश बना। लोकतांत्रिक देश दोस्तों दक्षिण अफ्रीका 1994 में बना, जब ये सफलता मिली नेल्सन मंडेला को, और उन्होंने 1994 में जो आंदोलन चला रहे थे उस पर इन्होंने विजय प्राप्त की। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा और सभी को समान रूप से अधिकार मिलने लगा। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों कि जब लोकतांत्रिक देश बन गया उसके बाद की स्थिति क्या हुई। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है, और इस लोकतांत्रिक सरकार में हमारी क्या भागीदारी होती है, इसके बारे में भी देखते हैं। भागीदारी, तो लोकतांत्रिक सरकार में हमारी क्या भागीदारी होती है, हम किस तरीके से इस सरकार में महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, जब जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पे लोग वोट करते हैं और अपने प्रतिनिधि को जिताते हैं। जो अपना चाहने वाला होता है उसको वोट देते हैं, उसको जिताते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं और हमारे समाज की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए ये लड़ेगा और उसके लिए बात रखेगा और हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी। कुछ अखबार देखिए और उसमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहते हैं, क्या ज़रूरत है, यानी कि क्या ज़रूरत है बार बार चुनाव होने की, और ये निश्चित ही समय पर क्यों होते हैं, इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हो। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। सरकार भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। तो ये आप भी जानते हो कि जो सरकार होते हैं, जिन सरकारों का चुनाव होता है, वो एक निश्चित समय के लिए होते हैं, यानी उनका जो है समय परमानेंट नहीं होता, वो हमेशा के लिए नहीं हो सकते। और जो एक निश्चित समय होता है कि सरकार इतने समय के लिए होती है, वो दोस्तों 5 वर्ष के लिए होती है। एक सरकार 5 वर्ष तक का कार्यकाल उसका होता है। सरकार को एक बार चुना जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहने के लिए या बना रहना तभी संभव होता है जब लोग उसे बार बार चुनें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब चुनाव का समय आता है उस समय हर व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करता है और उसका एक वोट
किसी भी सरकार को बनाने के लिए अहम होती है और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके ही अपने चाहने वाले या अपने पसंद के व्यक्ति को जिता सकती है। और वही व्यक्ति जीतता है जिसके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका सहयोग करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। और अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती, जनता उससे खुश नहीं रहती, तो उसे अगले चुनाव में उसे हटा भी सकती है, क्योंकि उसे वोट नहीं देगी जनता, तो वो अपने आप खुद ब खुद वो सरकार हट जाएगी। अब देखते हैं भागीदारी के अन्य तरीके और किस तरीके से लोगों की भागीदारी होती है। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के भी और कई तरीके हो सकते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं और कौन से तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से लोकतंत्र में लोग भाग ले सकते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और अपनी आलोचना कर उसकी आलोचना कर, यानी जो सरकार में है, जो जिसको लोगों ने जिता कर सरकार बनाया है, उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और ऐसा लोग करते भी हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जिस पार्टी की सरकार होती है और उसके सामने एक विपक्ष की पार्टी होती है और आम जनता भी उसका विरोध कर सकती है, जो जनता के हित में कार्य नहीं होता। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया था। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और दोस्तों बिजली के बढ़ाए दामों को घटाना पड़ा। तो आप देख सकते हो, लोग जो है लोगों को सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने और उसका विरोध करने का एक तरीका नहीं, कई तरीका है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 2005 में जब सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, बिजली का बिल बढ़ा दिया था, लोगों ने जुलूस निकाला, हस्ताक्षर अभियान चलाया और अंततः सरकार को हार कर पब्लिक की यानी लोगों की बात माननी पड़ी और उन्हें बिजली के दाम, जो बढ़े हुए दाम थे, उसे घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। जिस सरकार को हम आप मिल करके जिताते हैं, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आपके विचारों को सुने और समझे। इसके ऐसे कई तरीके हैं जिसके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल होते हैं। तो इन तरीकों से आप सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो और सरकार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हो। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्यायसंगत नहीं हैं, उन्हें सामने लाया जा सकता है। हम जुलूस करके, धरना दे करके आदि सब के माध्यम से सरकार को ये बता सकते हैं कि सरकार जो कर रही है वो न्यायसंगत नहीं है, वो तरीका गलत है। यहाँ पर देखो दोस्तों, किस प्रकार से लोगों द्वारा अपनी सहमति एवं असहमति प्रकट की जा रही है, इसको भी देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि हाल बुरा नहीं है, जरूर पास की किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पर पानी की कमी है, पानी नहीं मिल रहा है गांव के लोगों को। और यहाँ पर नेताजी कह रहे हैं कि हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव से नल से पानी आ रहा होगा। तो लोग जो है किस प्रकार से अपने विचार को प्रकट करते हैं और किस तरीके से अपने ज़रूरतों की मांग करते हैं। संपादक के नाम की चिट्ठी, पोस्टर पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्ड पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होना चाहिए,
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है और उसे उस शहर की जानकारी नहीं है तो वो पोस्टर या साइन जो बने होते हैं उन्हीं के माध्यम से अपना सफ़र तय करता है। कार्रवाई के बारे में देखते हैं, कार्रवाई के बारे में क्या चर्चा यहाँ पर की गई है, क्या बात कही गई है। यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए नए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगे। तो देख रहे हो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिसने भी ये चिट्ठी लिखी दोस्तों वो बहुत ही सोच समझ कर लिखा। यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, सोहन पाल, गुवाहाटी, असम से इस प्रकार की चिट्ठी लिखते हैं। सरकार बाढ़ पीड़ित को मुआवजा अवश्य दे, ऐसा भी लोगों का मांग है। तो आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से अपनी मांग को पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं। आगे देखते हैं। आप सबसे पहले इस इमेज में देखो, महिलाओं द्वारा अपनी मांग को पूरा करने के लिए किस प्रकार से ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो आगे देखते हैं किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है और इनकी मांगें क्या हो सकती हैं और क्या कारण है कि ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और हम इस एनसीईआरटी के पॉलिटी सब्जेक्ट में देखते हैं और हमारे जो अधिकार हैं हम भी अपने अधिकार के लिए इस तरीके के कदम उठा सकते हैं। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी को मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। बिल्कुल दोस्तों, सभी वर्ग के लोगों को मौका नहीं मिल पाता। या तो वो लोग गरीब होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता, या तो उन्हें मौका दिया भी जाता है तो वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते हैं। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। तो आप देख रहे हो ये महिलाएं इन्हीं में से कुछ कारणों की वजह से आंदोलन कर रही हैं जिनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें सरकार शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले कौन कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। बिल्कुल दोस्तों, उसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, लोग जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, जुलूस का मतलब क्या है, जुलूस कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ों का पता चलता है। ये चीज़ें, ये कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी 6 क्लास के पॉलिटी में है। ये छोटे बच्चों का कंटेंट है, लेकिन ऐसे प्रश्न यहीं से निकल के सीटेट में आते हैं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखो, विवादों का समाधान। जो वाद विवाद होते हैं उसका समाधान कैसे होता है, उसको कैसे निष्कर्ष निकाला जाता है। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है। यहाँ पर माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? बिल्कुल ऐसा हो सकता था अगर उन पर गोलियां नहीं चलाई जाती। तो विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों,
धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और सुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। बिल्कुल, सरकारों को चाहिए जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करे, उस समस्या का पता लगाए, और वहां पर अगर सरकार नहीं आ सकती तो किसी को भेज करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि वो हिंसक रूप ना ले और उस समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सके। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और जब जुलूस निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है आपने देखा होगा कि झगड़े का माहौल बन जाता है और ये समस्या हर बार उत्पन्न आपको देखने को मिल जाती है। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकलें, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे, तो आप देख रहे हो किस तरीके से लोग जो है भड़काने भी का काम करते हैं दोस्तों। तो कुछ लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने एवं रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। बिल्कुल, अगर बात अच्छे से करो, बैठ कर के सब लोग अगर बात करें, सरकार की भागीदारी हो, उसमें प्रशासनिक कार्रवाई हो, तो जो दंगे जैसे माहौल बनते हैं ऐसी स्थिति ना बने। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं उस कानूनों को सबको मानना पड़ता है और सबके लिए कानून समान रूप से बनाए गए हैं। नदियाँ जो होती हैं कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। ये भी आपने सुना होगा कि नदियों से जो पानी बहता है, तो नदियों के पानी को लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। तो देखो दोस्तों, जो कर्नाटक राज्य में एक कृष्णराज सागर बांध है और इसमें जो पानी भरा जाता है, जो इसमें पानी रोका जाता है, वो कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और बेंगलुरु शहर जो है दोस्तों वो कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक की ये राजधानी है। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो आप देख रहे हो, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में ये नदी कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही, क्योंकि दोनों राज्यों में इस नदी के जल से सिंचाई हो रही। तो आप ये देख सकते हो कितना मनोहर दृश्य दोस्तों, इतना मनोहर दृश्य आप देख रहे हो। यहाँ पे पर्वत, पठार, वृक्ष, बड़े बड़े जंगल, उसके बीच में निकलती हुई कावेरी नदी, कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है, लेकिन ये नेचुरल प्रकृति आपको दिख रही है। तो यहाँ पे देखो, पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बह रही है। तो आप देख रहे हो, ये कावेरी नदी है जो दोनों राज्यों के बीच में बह रही है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध,
कावेरी नदी के ऊपरी छोर यानी कि कावेरी नदी जहाँ से निकलती है उसके आसपास बना हुआ है, और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर यानी कि जब नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली होती है उसके आसपास बना हुआ है। मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहीं से नदी निकलती है और कृष्ण राजा सागर बांध जो होता है, जो बना हुआ है, ये सबसे आगे बना हुआ है। अगर इस बांध को बंद कर दिया जाएगा तो मेट्टूर बांध तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही से बंटवारा हो पाए। देखो दोस्तों, जब दोनों राज्यों के बीच विवाद पैदा होता है तो बीच में कोई मीडिएटर आता है दोनों राज्यों के बीच, और वो है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ही आकर के इसका फैसला करती है और दोनों राज्यों के बीच जो वाद विवाद चलता है उसे ख़त्म करती है। आगे देखते हैं समानता एवं न्याय की बात यहाँ पे किस तरीके से है। समानता और न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है, उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। बिल्कुल दोस्तों, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसको न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए और उसके लिए उसे कड़ा कानून बनाना चाहिए। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंचती है? तो देखो दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी आपने पिछली वीडियो में तो देखी ही होगी। उन्होंने अस्पृश्यता एवं छुआछूत के संदर्भ में कानून बनाया, और उस कानून के तहत आप छुआछूत और अस्पृश्यता एवं छुआछूत को जो है नहीं भड़का सकते। ऐसा कुछ आप नहीं कह सकते, आप छुआछूत भेदभाव नहीं लगा सकते। आगे देखते हैं, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, यानी कि गलत है। दोस्तों, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेषकर प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। उन लोगों के लिए सरकार आज भी खड़ी है और उनका समर्थन करती है। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देती जितना महत्व जो है दोस्तों लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। बिल्कुल ये गलत एवं अन्यायपूर्ण है, क्योंकि आज के समाज में बेटा और बेटियों में कोई या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए। इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? तो देखो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न निकल करके यहाँ पर आए थे जिसका समर्थन आपको करना चाहिए और इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक का जो पॉलिटी सब्जेक्ट है, जो आज मैं चैप्टर लेकर के आया था दोस्तों, एनसीईआरटी बुक का फोर्थ चैप्टर था लोकतांत्रिक सरकार के कुछ मुख्य तत्व।
लोकतांत्रिक सरकार के जो तत्व थे, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और इसके काम क्या होते हैं और ये किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी चैप्टर अब समाप्त होता है। तो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।